बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ फ़िज़ान मोहम्मद और आज के जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड चैप्टर नंबर 4 है सॉलिड का, और उसके अंदर हमने क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। 8 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसके अंदर सिमेट्री, जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ये शामिल थी, और आज हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास एलोट्रॉपी। अच्छा बेटा, याद रखिएगा कि जो एलोट्रॉपी और आइसोमॉर्फिज्म है, ये दोनों पॉलीमॉर्फिज्म ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और अक्सर मिक्स भी हो जाती हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो ज़रा गौर से समझिएगा और देखेंगे कि हम फर्क कहाँ पे है। पहले आइए इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। Phenomena in which an element, माइनस से डिफरेंट है दोनों की डेफिनेशन, which can in which element can exist in more than one form is called एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी को आम जबान के अंदर अगर हम देखें उर्दू में, इसको एक और नाम दिया जाता है बहरूपियत। बहरूपियत से क्या मुराद होगा? बहरूपियत से मुराद ये होगा, जिस तरह बहरूपिया होता है उसका असल कुछ होता है और बना कुछ होता है। असल के अंदर इंसान तो वही है और अपनी शक्ल चेंज कर लेता है आफ्टर कुछ मेकअप करके। खासकर औरतें भी ऐसा ही कर लेती हैं, बहरूपियत की शक्ल ही इख्तियार कर लेती हैं। जब वो मेकअप के बाद बाहर निकलती हैं तो अक्सर अपने मर्दों से नहीं पहचानी जाती। तो यहाँ पे एलोट्रॉपी भी कुछ इसी तरह की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन है केमिस्ट्री में। तो इसकी डेफिनेशन हमने देखी कि फिनोमिना इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। कि ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर एक एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि एक सब्सटेंस होती है या कंपाउंड होता है, वो एक से ज्यादा शक्लों के अंदर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर AgNO3 हमने देखा था, सिल्वर नाइट्रेट। अब वहां देखिए वो सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पे एक बात का फर्क आपने नोट करना है कि यहाँ पे सब्सटेंस नहीं है, एक एलिमेंट होगा। क्या होगा जी? एक एलिमेंट होगा जो एक से ज्यादा शक्लों के अंदर पाया जाएगा। तो इसकी जब आप एग्जांपल देखोगे तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इसकी एग्जांपल। कार्बन। कार्बन आपको दो शक्लों के अंदर मिलता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर की, और डायमंड। अब जरा देखिएगा, दोनों के अंदर कार्बन ही मौजूद होती है। ग्रेफाइट का काम अलग है और डायमंड का काम अलग है, लेकिन दोनों बने किससे हैं? कार्बन से। अगर इनके हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देखें तो जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल से बना है, हेक्सागोनल, और जो डायमंड है इसकी क्रिस्टल टाइप है क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल से बना। तो ये आपके पास क्या है? एलिमेंट एक है लेकिन उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म ज्यादा है। अच्छा, ये जो आपके पास फॉर्म बनी है इनको आप नाम दे सकते हो एलोट्रॉपिक फॉर्म का या एलोट्रॉप्स का। एलोट्रॉप्स, ठीक है, या एलोट्रॉपिक फॉर्म भी आप कह सकते हो कि डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन,
किस किस क्रिस्टल शक्ल के अंदर, एक हेक्सागोनल के अंदर और एक क्यूबिक के अंदर। बेसिक क्या है, दोनों गारमेंट्स मिलकर बने हैं, तो ये इसी को ही हम बैरोपियत या एलोट्रॉपी कहते हैं। फिर उसके बाद आप एक और एग्जांपल देख लें सिल्वर की एग्जांपल देखिए। सल्फर दो किस्म के क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है, क्रिस्टल टाइप होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक है रोम्बिक टाइप क्रिस्टल एंड एक है मोनोक्लिनिक। दो टाइप के क्रिस्टल है। अब क्या है, आपके पास एलिमेंट एक है लेकिन एक से ज्यादा शक्ल में पाया जा रहा है, ये इसके क्या हुए, एलोट्रॉप्स। क्या होंगे, एलोट्रॉप। तो ये आपके पास बेसिकली एलोट्रॉपी था। तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने डिफरेंस को देखना है कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म जहां पे सब्सटेंस का जिक्र किया है उसकी एग्जांपल आपने एलोट्रॉपी के अंदर नहीं देखी, क्योंकि वो बेसिकली एक सब्सटेंस है और ये क्या है, ये एक एलिमेंट की मुख्तलिफ शक्लें हैं। चलिए जी यहाँ तक एलोट्रॉपी को कंप्लीट करते हैं और लास्ट तो हमारे पास प्रॉपर्टी बच जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये आपकी चैप्टर एंड भी है, इसी पे ही हम एंड कर देंगे। वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा ये क्या समझ में आता है आपको नाम सुनते ही ट्रांजिशन का? ट्रांजिशन आपने पहले कहीं पे लफ्ज सुना होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सेंटर वाले क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरी गुड। तो ट्रांजिशन स्टेज हमेशा सेंटर स्टेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? सेंटर स्टेज को ही ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ट्रांजिशन कहते हैं सेंटर वाले को। तो यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है जाओगे तो ये भी कुछ सेंटर वाला टेम्परेचर ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर एट विच टू crystalline form of the same substance can coexist। O का मतलब क्या होगा? O दो के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों एक ही शक्ल में एग्जिस्ट करती होंगी, इसको कहते हैं कोएग्जिस्ट। कैन कोएग्जिस्ट in one form is called transition temperature। तो इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट इन वन फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है एक ही सब्सटेंस की, जिस तरह पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था, तो वो कोएग्जिस्ट करती हैं उसी ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म कोएग्जिस्ट करती हैं। कि मतलब क्या है इसका, कि एक ही शक्ल बन जाती है। अगर क्यूबिक एक क्रिस्टल है दूसरी हेक्सागोनल है तो उस टेम्परेचर पर क्यूबिक नहीं रहेगी और हेक्सागोनल नहीं रहेगी, वो एक सेंटर के फॉर्म के अंदर दोनों एक ही फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, और इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक बात याद रखिएगा इस टेम्परेचर के लिए कि ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट। क्या कि ये ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। क्या होता है जी? मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। और एक और बात याद रखिएगा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर चाहे पॉइंट्स के अंदर भी हो तो वो फिक्स होगा। अगर उससे आप पॉइंट ऊपर हुए तो ये कोएग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, बल्कि एक ही टाइप की क्रिस्टल बन जाएगी आपके पास। इसी तरह अगर एक पॉइंट कम हुए तब भी वो पहली टाइप की क्रिस्टल बन जाएंगी, बाकी सारी दूसरी खत्म हो जाएगी और कोएग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। ये बात याद रखिएगा। इसलिए इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्या टेम्परेचर है? क्रिटिकल टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था सल्फर को, ये सल्फर दो टाइप से पाई जाती है, एक है रोम्बिक
और दूसरी होती है मोनोक्लिनिक। सॉरी, एक रोम्बिक है और दूसरी मोनोक्लिनिक। अब ये देखिए दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है या नहीं। वो कहता है कि अगर इनका आप टेम्परेचर प्राप्त करें 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर पर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म एक ही जगह के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं कि दोनों की जो रोम्बिक है और मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, दोनों क्रिस्टल एक ही शक्ल के अंदर एग्जिस्ट करेंगी और इसी को ही हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। अक्सर आपने TC लिखा देखा होगा कि ये इसका T और ये C, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3-4 एग्जांपल आपकी बुक के अंदर है। टिन दो टाइप के अंदर पाया जाता है, ग्रे टिन और वाइट टिन। ये सेम कंपाउंड है लेकिन आपके पास क्या है, दो मुख्तलिफ क्रिस्टल्स की शक्ल में, एक क्यूबिक शक्ल में, एक क्यूबिक है और ये टेट्रागोनल शक्ल के अंदर है और इसका टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम ही हालत के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये यहाँ तक आपके पास ये चैप्टर था। इसके अंदर कोई ये पॉइंट्स जो है ना, एरोट्रॉपिक फॉर्म्स के अलावा सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत याद पढ़ना भी है और याद भी करना, आप समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ तक ये चैप्टर आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एंड होता है। आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब कि एक्सरसाइज के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज लिक्विड वाले चैप्टर की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं बताने लगा हूँ और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 4, इसके भी लिमिटेड क्वेश्चन है जो आपके टॉपिक्स के अंदर शामिल हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 पहले हम लिक्विड्स की पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे सॉलिड्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। लिक्विड्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है MCQs। क्या है? MCQs है। आप अपनी बुक ओपन कर लेंगे और MCQs को सामने रखें, एक एक करके मैं पढ़ता जाऊंगा और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैंडमैन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग द फॉलोइंग, कि लैंडमैन डिस्पर्शन फोर्सेस इनमें से किसके दरमियान पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं। सेकंड वन है एटम ऑफ हीलियम इन ग्रुप्स स्टेट एट हाई टेम्परेचर, या हीलियम के एटम्स के दरमियान जो हाई टेम्परेचर पे है उनके दरमियान पाई जाती हैं। या थर्ड वन है कि मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन, और फोर्थ वन है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड आपको पता है HCl जो कि पोलर है, तो ये डाइपोल के अंदर आएगा, तो इसके अंदर तो नहीं पाई जाती। इसी तरह वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके अंदर भी नहीं पाई जाती। एटम ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर, अब हीलियम भी है और उसके बाद दूसरा हीलियम नॉन पोलर है, ठीक है, इसके अंदर भी पाई जा सकती है, लेकिन ज्यादा किसमें होगी? मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन, क्योंकि आपको पता है कि आयोडीन का साइज जितना बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ा तो क्या बढ़ेगी? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी लैंडमैन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होगी। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है कि जो आयोडीन का सॉलिड आयोडीन है उसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेस लैंडमैन डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू। एसीटोन, एसीटोन आपके पास कीटोन है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, और दूसरा क्या है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब यहाँ पे देखिएगा दो चीजें हैं इनके दरमियान, ये वो क्या पूछ रहा है आपसे कि इनके सॉल्युबल है क्यों है, इसकी क्या वजह है?
पहला जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आपके पास एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसी तरह मैं क्लोरोफॉर्म बनाने लगा हूँ। ये हाइड्रोजन है क्लोरोफॉर्म का और ये कार्बन, और आपने पढ़ा है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब जरा देखिएगा कि ये पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन है और ये पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी? जो आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और दूसरा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसी की वजह से ये एक दूसरे के अंदर हाथ हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपका अमोनिया शोज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू। अमोनिया NH3 क्यों ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है अपने हाइड्राइड में? पूरा ग्रुप है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का ग्रुप कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्बेस्टॉस, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3 इसको लिखा है हमने, तो ये आपके पास ये सारे हाइड्राइड हैं। वो कहते हैं इनका इसका ही बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? तो क्या वजह हो सकती है? ऊपर से नीचे आए तो साइज तो इसका बड़ा, तो इसके अंदर लैंडिंग डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए और इसी की ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। नहीं, हमने एक और बात देखनी है कि ये जो नाइट्रोजन है आपके पास, ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि इसके अंदर नॉन पेयर भी मौजूद है। क्या मौजूद है? नॉन पेयर। और इसी की वजह से जो अगले दूसरा अमोनिया ग्रुप होगा उसमें हाइड्रोजन भी मौजूद होगी, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो बताइए कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा मजबूत है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या लैंडिंग डिस्पर्शन फोर्सेस? ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसके हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके आंसर के अंदर ऑप्शन नंबर सी, इनहांस द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है, इट्स डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू, इसकी डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने आपको बताया था कि जब पानी जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल अपने खास जगह पर अरेंज हो जाते हैं। किसके जरिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। और उनके दरमियान क्या पैदा हो जाती है? एम्प्टी स्पेसेस। और एम्प्टी स्पेसेस किसको बढ़ा देती हैं? वॉल्यूम को। और डेंसिटी किसके बराबर होती है? D = m/v। तो वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं हो जाएगी, तो इसीलिए आइस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर को देखते हैं जरा। पहला है क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, नहीं ये भी नहीं हो सकता। दूसरा है एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बिल्कुल यही है, एम्प्टी स्पेसेस है। फिर तीसरी देखते हैं चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ, नहीं जी। चेंज ऑफ बॉन्ड एंगल, बिल्कुल नहीं। तो ये आपके पास बी आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है और ये ठीक है। तो ये जो आपका पांचवी जुज है क्वेश्चन नंबर 1 की, ये आपके शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, जिसको हम नहीं करते। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी आप शुरू कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डोमिनेट इन द फॉलोइंग लिक्विड्स। 3 लिक्विड्स का मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपने खुद पढ़ लेना है कि कौन सी फोर्सेस इसमें से ज्यादा हैं। सबसे पहले देखिएगा अमोनिया उसने पूछा है, अमोनिया NH3 डोमिनेट कहा है उसने। डोमिनेट से मुराद है कि ज्यादा कौन सी है? दूसरी भी हो सकती है, मतलब कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा कौन सी है? अब NH3 की मिसाल में जिसके अंदर नॉन पेयर भी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और दूसरा जो अमोनिया का ग्रुप होगा उसमें हाइड्रोजन भी अवेलेबल होगी। तो इनके दरमियान NH3 और NH3 के दरमियान कौन सी होगी अट्रैक्शन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें आंखें बंद करके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रेशियो ज्यादा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टेन की। ऑक्टेन, ऑक्टेन है C8H18। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने एक बात पढ़ी थी ऑक्टेन, पहले बताएं पोलर है या नॉन पोलर है? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, नहीं, तो ये नॉन पोलर है। तो
नॉन पोलर के दरमियान आप देखेंगे तो कौन कौन सी फोर्सेस पाई जाती है। एक हमने पढ़ा था डी बाय फोर्सेस। डी बाय फोर्सेस के अंदर एक ये था कि एक परमानेंट डाइपोल था और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल था, लेकिन यहाँ पे चौके परमानेंट डाइपोल नहीं है, ये सारे नहीं है। तो अब इसका साइज देखिए, साइज इसका ज्यादा है या नहीं? बिल्कुल इसका साइज ज्यादा है, कार्बन 8 है, लॉन्ग चेन है। जितना साइज ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी फोर्सेस पाई जाएंगी? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। फिर उसके बाद बात करते हैं आर्गोन की। आर्गोन, AR। तो आर्गोन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 8 का। आर्गोन का अगर हम देखें तो शुरू करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गोन। अब हीलियम, फिर नियॉन है और फिर आर्गोन है, ये तीसरे नंबर पे है। तो अब जरा देखिए इसका साइज इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो साइज इंक्रीज करने की वजह से इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। फिर आगे चलते हैं कि प्रोपेनॉन, जिसको हमने एसीटोन कहा था, ये अभी हमने लिखा भी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं अगर ये ना हो शामिल, सिर्फ अकेला हो। इसको मैं बताने लगा हूँ। तो आप जरा देखिएगा कि अब जो आपके पास दूसरा प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे जरा देखिएगा ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव है। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन की कुछ ओरिएंटेशन ऐसी है, दो पोल बन रहे हैं, तो इसके अंदर डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी। क्या होगी? डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो ये मैंने 3 आपको करके दे दिए, 4 नेक्स्ट आपने कर लेने हैं। फिर एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। पहला क्वेश्चन है इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड व्हिच इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है? द शॉर्टर कोवेलेंट बॉन्ड और लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये HF आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है पहले, वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये जो बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, वो खुद भी कह रहा है शॉर्टर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा मजबूत होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑलवेज वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बेसिकली इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, तो ये तो वैसे ही मजबूत है। क्यों? इसलिए कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इन्वॉल्व है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक एंड शॉर्ट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फिर उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 की दूसरी जो देखते हैं, इन अ वेरी कोल्ड वाटर विंटर द फिश इन द गार्डन पॉन्ड्स ओ देयर लाइव्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कहते हैं कि जब विंटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये मछलियां कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही हैं। तो इसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी उतना ही फ्रीजिंग बढ़ती जाएगी, और जब फ्रीजिंग हो जाएगी तो ये आपके पास बर्फ के ऊपर वाली लेयर एज इंसुलेटर का काम करती है और नीचे टेम्परेचर क्या हो जाता है उसी तरह कहता है ऊपर वाला प्रेशर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, तीसरा आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, briefly consider the sum of effects on our life if water has only weak hydrogen bonding। अगर पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाए तो हमारी लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, वो ये पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात कि जब अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बर्फ का पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट 0 है हम आसानी से बर्फ जमा सकते हैं घरों में। जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, -10 से होगा या -20 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, तो जितना टेम्परेचर कम हो जाएगा वो अवेल करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम बर्फ ले ही नहीं सकते और ना ही ग्लेशियर पे बर्फ जमेगी। जब बर्फ नहीं जमती तो फिर काफी सारे नुकसान हमें देखना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा इफेक्ट देखें तो पानी जो है ना वो थर्मोस्टेट का काम भी करता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा तो ये थर्मोस्टेट कहाँ बनेगी? बर्फ ही नहीं बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक जैसे अल्कोहल है, थोड़ी देर ओपन रखें तो ये वेपोराइज हो जाता है, पानी पानी रहता ही नहीं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती तो, ठीक है। जिस तरह अल्कोहल को ओपन रखें तो वो उड़ जाता है, तो अल्कोहल तो नहीं क्या होता, इसी तरह पानी अगर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होता तो वो भी उड़ जाया करता, तो हमारे पास थर्मोस्टेट का काम न करता, टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता। तीसरा पॉइंट है
कि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती तो हमारी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो सारी मर जाती। बर्फ ना बन सकती, जब बर्फ ना बन सकती तो नीचे वाली लाइफ सर्दी से ही मर जाती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी बी जो उसको देख लीजिएगा, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसने कार्बन डाइऑक्साइड को पूछा है और साथ उसने मीथेन गैस का कहा है। ये दो गैसेस हैं, एक का उसने कहा है कि मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का -81.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या वजह हो सकती है? 31 वाले के अंदर, इसके अंदर 31 रूम टेम्परेचर पर फ्रीज हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग है। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा टेम्परेचर कम करने की जरूरत नहीं है, फौरन ही वो एक दूसरे के साथ मिलकर लिक्विफाई हो जाते हैं। जो दूसरी गैस बता रहा है मीथेन गैस, उसके अंदर -81 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स मीन दैट कि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। तो उसके लिए हमें प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ेगा उनके मॉलिक्यूल्स को करीब लाने के लिए, और ज़्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, मजीद टेम्परेचर कम हो और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है। इसको आप 7 और 8 इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है, हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं टॉपिक के अंदर, चैप्टर्स के अंदर। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 के लिक्विड वाले पोर्शन की एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि सॉलिड वाले चैप्टर की एक्सरसाइज में से क्या क्या करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।